नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। उम्मीद करता हूँ आपने जीएनएम का अच्छे से एग्जाम दिया होगा और उसका हमने अभी बायोलॉजी का थोड़ी देर पहले आंसर शीट जारी कर दिया है। आपको मैंने कहा भी था कि अपना नंबर मिला करके आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और उसी क्रम में मैं दूसरा जारी कर रहा हूँ फिजिक्स का, और फिजिक्स के बाद थोड़ी देर बाद जारी करूंगा केमिस्ट्री का। तो सबको अपना नंबर मिलाते जाइए और 100% आपको ऑथेंटिकेट सटीक जानकारी दूंगा। एक भी नंबर इधर उधर नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा आपका कितना आ रहा है। फिर सारा ये हो जाने के बाद जब आपका कमेंट आना शुरू होगा तो मैं उस कमेंट के आधार पर एक कटअप जारी करूंगा कि कितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। फिजिक्स का 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। तब 31 का सवाल देखिए, भौतिक विज्ञान का है कि दंत चिकित्सक। अच्छा एक बात बता दें, ये आपका डी सेट है, ठीक है, सेट डी है। आप क्या करें, यदि आपका ए बी सी और ये डी, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मिला लीजिए। सिर्फ नंबर 31 का जगह 61 हो सकता है, 51 हो सकता है, बस इतना ही अंतर होगा, बाकी कुछ नहीं। कह रहा है कि दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवि, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा चिकित्सक क्या है, बड़ा बनाने का कार्य, छोटा से बड़ा करने का कार्य किसका होता है? अवतल दर्पण का। ये बड़ा से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जिन बच्चे ने ये किया देखिए गलत हो गया इसका। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वाहनों के दर्पण में यानी साइड मिरर में, उसमें देखिए वाहनों के दर्पण का उपयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, साइड मिरर। तो साइड मिरर क्या करता है? बड़ी चीजों को छोटा और सीधा बनाता है। ये उत्तल दर्पण का काम है। अगला है कि छवि की ऊंचाई यानी एच और वस्तु की ऊंचाई, छवि की ऊंचाई एच डैश बोलते हैं। अब देखिए हम लिख के आपको दिखा रहे हैं, एम इक्वल टू एच डैश बाय एच। और ये किसका होता है? ये होता है आपका आवर्धन का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? आवर्धन का सूत्र होता है। 34 नंबर में देखिए कि किसी मोटर गाड़ी का पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयुक्त वक्रता, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस ड्राइवर इसे 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बनाइए। और इसने बिल्कुल सही बनाया। अब देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर करके नहीं रहूंगा, सारी चीजें आपको क्लासेस में मिल चुकी है, तो आप सिर्फ आंसर मिलाइए। इसका होगा दर्पण के पीछे 1.15 मीटर। अब 35वां सवाल देखिए कि 4 मीटर आकार की एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखा गया। शार्प प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दा रखना चाहिए? तो जब इसको आप बनाएंगे तो आपका बनेगा और आंसर आएगा आपका दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं आंसर शीट बता रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इस साल का क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं। जब डिस्कशन क्लास लाऊंगा तब मैं उसमें आपको डिटेल बता दूंगा। एक कह रहा है कि एक सामान्य आंख उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है जो, देखिए ये नहीं कहा है कि आपको सामान्य आंख की दूरी कितना है। तो अगर सामान्य नजर की या सुस्पष्ट की दूरी पूछता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच, अब देखिए सूर्य चंद्रमा तारे कहाँ न कहाँ है, लेकिन देख लेते हैं, अनंत का भी देख लेते हैं और 25 सेंटीमीटर का भी हम देख लेते हैं, तो हमारा ये आंसर ए होगा। 38 में कहा कि आंख के लेंस की वक्रता को कुछ हद तक संशोधित किया है। तो ये जो संशोधित करने का कार्य है ये सिलियरी मसल्स का है। सिलियरी मसल आंख का, जब आंख मानव नेत्र वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपने वो सब वीडियो देखे होते तो आज आपका अच्छा नंबर उठता। हो सकता है आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर भी आएंगे। अब निकट दृष्टि दोष, हमने एक फॉर्मूला बताया था, 2 का 3 और 3 का 4। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो 2 से दूर होता है, 2 अंक का। और उत्तल, उत्तल में आपका हो गया, ये देखिए दूर का उत्तल। और निकट, नी क ट, 3 अक्षर, 3 का 4, अ व त ल। ये देखिए हमने बताए हुए हैं, ऑलरेडी बताए हुए। इसका आंसर क्या होगा? निकट पूछा है तो अवतल होगा। चलिए अगले सवाल को लेते हैं। अब ये देखिए, डैश वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ध्यान याद रखिएगा कि जो चीज को वो देख सकता है वही उसकी बीमारी होती है। दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो उसको दूरदृष्टि दोष हो गया। और दूरदृष्टि दोष किसको बोलते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष को, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसका होगा दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक, फिर से देख लेते हैं। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। हाँ ठीक है, ये होगा आपका दीर्घ दृष्टि दोष। अगला हम देखते हैं सवाल को, ये देखिए 40 नंबर का, कि यह दोष सिलियरी मसल मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर हो जाने और आंख के लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। आप खुद सोचिए ना कि सिलियरी जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो कमजोर कब होगी? जब किसी को बुढ़ापा आ जाएगा। तो बुढ़ापा को जरा भी कहते हैं, जरा, और जरा दूरदृष्टि, आपका इसका आंसर होगा जरा दूरदृष्टि, है ना। अगला है कि कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रतिबिंब, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को जन्म देती है। कौन सा घटना जन्म देती है? यह टिंडल प्रभाव है। और टिंडल प्रभाव दूध में भी देखा जा सकता है, अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी से भी देखा जा सकता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता, तब आकाश कैसा दिखता? तो आकाश काला दिखता। ठीक है, आकाश काला दिखता है, लेकिन चूंकि काला है नहीं तो यहाँ पर हम अंधेरा के साथ जाएंगे। अगले सवाल को लेते हैं। 42 के बाद 43 को देखिए कि साफ आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो अभी तो थोड़ी देर पहले 42 में क्या पढ़ा आपने? प्रकीर्णन नहीं होता। तो ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। बिल्कुल सही है, ए नंबर। अब यहाँ पूछा आपसे कि एक कूलम आवेश लगभग कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर की होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा? तो 6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही एक कूलम आवेश होता है। अब कह रहा है विद्युत विभवांतर, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मापा जाता है वोल्ट में। किसमें मापा जाता है? वोल्ट में। और इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। इसका जो मशीन होता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब कह रहा है एक व्यक्ति मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित है, तो एक ऐसा लेंस बनाइए जिससे वो उसको देखने में सुविधा हो। तो द्विफोकस लेंस लगाएंगे, क्योंकि एक मायोपिया के लिए और एक हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 के बाद अब हम देखेंगे 47 में कह रहा है एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में इसके दो पार्श्व फलकों के बीच प्रिज्म का क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका, एक सेकेंड, ये कहा जाता है कोण। ठीक है, कोण के प्रिज्म का कोण कहा जाता है, क्योंकि कोण की बात हो रही है आपसे, तो इसका कोण कहा जाता है। अब अगला है कि प्रिज्म का अजीबोगरीब आकार निर्गत किरण को आपतित किरण की दिशा से एक कोण पर मोड़ देता है। इस कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? इसको विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है? तो ये लाल रंग है, इसी के कारण डेंजर का निशान लाल रंग बनाया जाता है। और आप देखे होंगे कि ट्रैफिक लाइट्स में भी लाल रंग ये इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। 50वां प्रश्न है, सूर्यास्त, वास्तविक सूर्यास्त और अस्पष्ट सूर्यास्त के बीच कितने का अंतर होता है? ये 2 मिनट का अंतर होता है। असल में ये भी अपवर्तन की घटना के कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये 2 मिनट का अंतर लगेगा कि हाँ सूर्यास्त हो गया, बल्कि सूर्यास्त 2 मिनट के बाद होता है। अब अगला है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया। तो समतल दर्पण कैसा बनाता है? सीधा बनाता है, और जब भी सीधा कोई तस्वीर बनेगा तो वो आभासी होगा, है ना। हमने कई बार ये सब चीजों को पढ़ाया है आपको। 52 का देखिए, परावर्तन के नियम सभी प्रकार के परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। परावर्तक सतह होगा उसी में लगेगा, अवतल उत्तल क्यों, बाद बाकी में क्यों नहीं, सब पर लागू होता है। जितने भी प्रकार के परावर्तक सतह होंगे, जैसे चम्मच हो गया, थाली हो गया, आईना हो गया, सब पर लागू हो जाएगा। पॉलिश बढ़िया से किया हुआ जूते पर भी लागू हो जाएगा ये। एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र एक बिंदु है। सिर्फ परावर्तक सतह, जिसे हम एम के नाम से भी जानते हैं, ये देखिए, ये आपका परावर्तक सतह है, ये एम हो गया, इसको द्वारक कहा जाता है। ठीक है, और उसका केंद्र, इसका केंद्र यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये ध्रुव कहलाएगा। इसको पी से पी फॉर पोल भी कहते हैं।
अब कह रहा है एक गोलाकार कांच दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये दर्पण का ध्रुव हो गया और इसके फोकस की दूरी, ये फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये फोकल लंबाई, जिसको फोकस दूरी भी हम कहते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि छोटे द्वारक वाले गोलाकार दर्पणों के वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई का क्या होता है, ये पूछा है। तो छोटा है तो उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बड़ा होगा तो दुगुना हो जाएगा। 56 का है एक लेंस के डैश से होकर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है, तो कहां पर जाएगा? तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर जो है वहां पर जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, और ये मुख्य अक्ष भी होता है। 56 के बाद अब 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है? तो डायोप्टर। और अगर डी इक्वल टू पूछता है, डी इक्वल टू 1/f होता है, याद रखिएगा, डी इक्वल टू 1/f। तो इसका आंसर सही है, बिल्कुल डायोप्टर ही है। अगला सवाल है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा, सघन से विरल की ओर जाएगा तो सामान्य से दूर हट जाएगा, और विरल से सघन में आएगा तो सामान्य की ओर झुक जाएगा। एक कांच के स्लैब के मामले में अपवर्तन वायु कांच और कांच वायु इंटरफेस दोनों पे होता है। आपतित किरण डैश की दिशा में निर्गत किरण होता है। तो ये दोनों जो होते हैं ना, समानांतर हो जाते हैं। और ये एक मैथ दिया हुआ था आपको फिजिक्स का, ये देख लीजिए कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया, तो लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार मैं बताता हूं, ये सॉल्व कर लिया है मैंने, और सॉल्व करने के बाद पता चला ये -4 सेंटीमीटर हो गया आपका। तो माइनस क्या होता है कि वो बताता है आपका लेफ्ट साइड में है, और प्लस जो होता है वो राइट साइड में बताता है, दर्पण के पार। तो लेफ्ट साइड में बना है तो मान के चलिए आप 4 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस आपका चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड की ओर बना है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के हमने 60 क्वेश्चन आपको बता दिए, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हमने बता दिए, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन हो गया। और बायोलॉजी में आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, ये इंटर का सवाल डाल दिया है। क्या कहें इसमें, तो क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको सटीक कट ऑफ चाहिए कि कितना तक में सिलेक्शन आपका होगा, तो अगर आप चाहें तो आप लोगों को कमेंट करना होगा, तभी उसी के आधार पर हम बनाएंगे कि किसका कितना आ रहा है। फिर हम एक पोल चलाएंगे, पोल में आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में फिर एक तीसरा वीडियो आएगा। पहला दूसरा आ गया बायोलॉजी फिजिक्स, अब एक केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, चलिए रखता हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं।